क्या हो अगर आप किसी ऐसी जगह फंस जाओ जहां सभी लोग आपको पागल बोले और आपके पास ये प्रूफ करने का कोई जरिया ना हो कि आप सही हो। डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेसी की 2010 में आई साइकोलॉजिकल थ्रिलर शटर आइलैंड एक ऐसी मूवी है जो पहली बार देखने पर एक टेरिफाइंग मिस्ट्री लगती है, लेकिन दूसरी बार देखने पर एक कंप्लीटली अलग ट्रेजेडी बन जाती है। फिल्म का एंड इतना माइंड बेंडिंग है कि लोग आज भी रेडिट और यूट्यूब पर इसका क्लाइमेक्स को लेके डिबेट करते हैं। इस वीडियो में हम शटर आइलैंड की पूरी स्टोरी, मिनट बाय मिनट सस्पेंस, हिडन क्लूज जो आपने मिस कर दिए और वो फेमस फाइनल लाइन का एग्जैक्ट मतलब डिकोड करने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये मूवी का हर एक छोटा सीन एक बहुत बड़ा क्लू छुपा के रखा है। तो चलिए अभी हम कहानी पे चलते हैं। कहानी शुरू होती है ईयर 1954 में। एक यूएस मार्शल टेडी डैनियल अपने नए पार्टनर च्यूक कॉले के साथ एक फेरी पर शटर आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। टेडी को सीवियर सी सिकनेस हो रही है और वो बाथरूम में अपना चेहरा धो रहा है। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि टेडी पानी से बहुत अनकंफर्टेबल है और ये सीन फिल्म का सबसे बड़े ट्विस्ट का पहला फोरशैडोइंग है। शटर आइलैंड कोई आम जगह नहीं है। यहाँ एसिक्लिफ हॉस्पिटल फॉर द क्रिमिनली इनसेन सिचुएटेड है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ अमेरिका के सबसे डेंजरस, वायलेंट और मेंटली डिस्टर्ब क्रिमिनल्स को रखा जाता है। टेडी और चक यहाँ एक मिसिंग पेशेंट का केस इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। पेशेंट का नाम है रेचल सोलैंडो। रेचल अपने लॉक्ड सेल से बिना किसी ट्रेस के, बिना किसी खिड़की या दरवाजे को तोड़े मिस्टीरियसली वैनिश हो चुकी है। इस आइलैंड की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कोई बिना मदद के यहाँ से भाग ही नहीं सकता। जैसे ही टेडी और चक आइलैंड पर कदम रखते हैं, माहौल बहुत क्रीपी हो जाता है। हॉस्पिटल के गार्ड्स इन दोनों को बहुत गौर से देखते हैं, जैसे वो किसी ऑफिसर का नहीं बल्कि किसी खतरा का इंतजार कर रहे होते हो। गार्ड्स उनसे उनके वेपन्स सबमिट करने को कहते हैं। चक को अपना गन होल्स्टर निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है, जो कि एक ट्रेंड यूएस मार्शल के लिए काफी वियर्ड है। यहाँ इनकी मुलाकात होती है डॉक्टर जॉन कॉले से, जो इस फैसिलिटी के हेड साइकियाट्रिस्ट है। डॉक्टर कॉले बताते हैं कि रेचल सोलैंडो ने अपने ही 3 बच्चों को लेक के पानी में डुबोकर मार दिया था, लेकिन उसका दिमाग इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। इसलिए वो अभी भी ये मानती है कि उसके बच्चे जिंदा है और वो अपने पुराने घर में ही रही है। टेडी जब रेचल के रूम की तलाश लेते हैं तो उसे फ्लोरबोर्ड के नीचे से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिलता है। उस कागज पर एक कोड पजल लिखा हुआ होता है, द लॉ ऑफ 4 हु इज 67। ये कोड क्या है, इसका मतलब आगे जाकर सब बदल देगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान टेडी पेशेंट और स्टाफ से पूछताछ शुरू करते हैं, लेकिन हर कोई सस्पिशियस एक्ट कर रहा होता है। एक पेशेंट मिस क्लियर्स जब पानी की ग्लास मांगती है तो नोटिस कीजिए, जब वो ग्लास को अपने मुंह तक ले जाती है उसके हाथ में कोई ग्लास नहीं होता, लेकिन जब वो उसे टेबल पर रखती है तो ग्लास वहां होता है। ये कोई एडिटिंग मिस्टेक नहीं थी। डायरेक्टर ने ये जानबूझकर दिखाया था क्योंकि टेडी के सबकॉन्शियस माइंड में वाटर से सीवियर ट्रॉमा और नफरत है। जैसे ही चक थोड़ी देर के लिए साइड होता है, मिसेस कियर्न्स झुककर टेडी के नोटबुक में एक वर्ड लिख देती है, रन। वो टेडी को वार्निंग दे रही है कि यहाँ से भाग जाओ। अब कहानी में एक नया टर्न आता है। तूफान आइलैंड से टकराता है, बिजली कट जाती है और टेडी की तबीयत खराब होने लगती है। उसको सीवियर माइग्रेन्स आने लगता है और हेलुसिनेशन के दौरान उसे अपनी लेट वाइफ डॉलर्स दिखाई देती है। डॉलर्स आग में जल जाती हुई दिखती है और टेडी से कहती है रेचल अभी भी आइलैंड पर है। डॉलर्स आग में जल जाती हुई दिखाई देती है। टेडी से कहती है डॉलर कि रेचल अभी भी आइलैंड पर है और वो आदमी भी यहाँ है, एंड्रयू लेडिस। टेडी अपने पार्टनर चक को अपना असली मोटिव बताता है। वो यहाँ सिर्फ रेचल को ढूंढने नहीं आया है। वो कहता है कि उसकी वाइफ डॉलर्स की मौत उनके अपार्टमेंट में लगी आग से हुई थी और वो आग एंड्रयू लेडिस नाम के एक पायरोमैनियक ने लगाई थी।
टेडी को लगता है कि एंड्रयू लेडीज इस हॉस्पिटल में एज पेशेंट नंबर 67 छुपा हुआ है। प्लस टेडी को सस्पेक्ट है कि इस आइलैंड का लाइट हाउस में डॉक्टर्स पेशेंट्स पर इलीगल ब्रेन सर्जरीज मतलब लैबोटॉमी और माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जैसे नाजी कैंप्स में हुआ करता था। तूफान के दौरान हॉस्पिटल की सिक्योरिटी फेल हो जाती है और वार्ड सी के सबसे डेंजरस पेशेंट्स बाहर निकल आते हैं। टेडी वार्ड सी के अंदर घुस जाता है और वहां उसे मिलता है जॉर्ज नॉयसी, एक ऐसा पेशेंट जिसे टेडी पहले से जानता था। नॉयसी टेडी को देखकर डर जाता है और बोलता है कि ये सब एक गेम है, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन एक ट्रैप है और ये सब तुम्हारे बारे में है। नॉयसी वार्न करता है कि डॉक्टर कॉले और बाकी लोग टेडी का ब्रेन ऑपरेट करने वाले हैं। वार्ड सी से निकलने के बाद टेडी को उसका पार्टनर चक नहीं मिलता। उसको लगता है चक क्लिफ से नीचे गिर गया है। चक को ढूंढते हुए टेडी एक गुफा में पहुंचता है जहां उसे रियल रैचल सोलैंडो मिलता है। ये रियल रैचल क्लेम करती है कि वो पहले एशी क्लिफ में एक डॉक्टर थी। उसने जब ये एक्सपोज करने की कोशिश की कि हॉस्पिटल में गवर्नमेंट फंडेड माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है, तो डॉक्टर्स ने उसको पेशेंट डिक्लेयर कर दिया। वो टेडी को बताती जो सिगरेट्स और पिल्स डॉक्टर कॉले उसको दे रहे हैं वो एक्चुअली साइकोट्रोपिक ड्रग्स है, ताकि टेडी हैलुसिनेट करे और पागल हो जाए। इस पॉइंट तक व्यूअर के दिमाग में एक ही बात होती है, टेडी सही है और हॉस्पिटल वाला विलेंस है। टेडी अपने पार्टनर चक को बचाने और डार्क ट्रूथ को एक्सपोज करने के लिए लाइट हाउस में घुस जाता है। वो अपनी गन निकालकर अंदर जाता है, लेकिन वहाँ कोई इविल लैबोरेटरी नहीं है। वहाँ सिर्फ एक डेस्क पर डॉक्टर कॉले बैठे हुए हैं। और तब आता है सिनेमा की सबसे शॉकिंग साइकोलॉजिकल प्लॉट ट्विस्ट। डॉक्टर कॉले खुलासा करते हैं कि टेडी डैनियल्स नाम का कोई यूएस मार्शल है ही नहीं। टेडी ही एंड्रयू लेडीज है। वो कोई ऑफिसर नहीं, बल्कि पिछले 2 सालों से एशल क्लिफ हॉस्पिटल के सबसे वायलेंट और डेंजरस पेशेंट 67 है। डॉक्टर कॉले समझाते हैं कि लॉ ऑफ 4 का मतलब क्या था। एडवर्ड डैनियल्स को रीअरेंज करो तो बनता है एंड्रयू लेडीज। रैचल सोलैंडो को रीअरेंज करो तो बनता है डोलोर्स सैनल, एंड्रयू की वाइफ का मेडन नेम। दोनों नाम एग्जैक्ट एनाग्राम्स है। असली ट्रेजेडी क्या थी? एक्चुअल में एंड्रयू लेडीज वर्ल्ड वॉर 2 का एक ट्रॉमाटाइज्ड वेटरन था। उसकी वाइफ डोलोर्स सीवियर बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन से जूझ रही थी। एंड्रयू ने उसके मेंटल हेल्थ साइंस को इग्नोर किया। एक दिन डॉलर्स ने अपनी ही 3 बच्चों को लेक के पानी में डुबाकर मार दिया। एंड्रयू जब घर आया और उसने अपने बच्चों की डेड बॉडीज को देखा तो अनबियरेबल ग्रीफ और ट्रॉमा में उसने अपनी वाइफ डॉलर्स को शूट कर दिया। इस भयानक गिल्ट और ट्रॉमा से बचने के लिए एंड्रयू के दिमाग ने एक फैंटेसी रियलिटी बना ली, जहां वो एक हीरो मार्शल टेडी है। उसकी वाइफ आग में मरी थी और उसके बच्चे कभी थे ही नहीं। प्लस जो पार्टनर चक था वो कोई मार्शल नहीं था, वो एक्चुअली एंड्रयू का प्राइमरी डॉक्टर डॉक्टर लेस्टर सीहैन था, जो पिछले 2 सालों से उसका इलाज कर रहा होता है। लेकिन डॉक्टर्स ने ये पूरा 48 आवर्स का इन्वेस्टिगेशन और नाटक क्यों होने दिया? डॉक्टर कॉले बताते हैं कि हॉस्पिटल बोर्ड एंड्रयू को परमानेंटली काम करने के लिए उसकी लैबोटॉमी मतलब ब्रेन सर्जरी, जो इंसान के ब्रेन को पूरे तरीके से डीएक्टिवेट कर दे, ऐसा एक ऑपरेशन करना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर कॉले एक कंपैशनेट डॉक्टर थे। वो प्रूव करना चाहते थे कि रोल प्ले थेरेपी से एंड्रयू को उसकी फैंटेसी जीने दी जाए तो वो खुद सच को एक्सेप्ट कर लेगा और हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर एंड्रयू अभी भी सच को डिनाई करता है तो बोर्ड कल उसकी लैबोटॉमी कर देगा। एंड्रयू के सामने जब उसके असली बच्चों की फोटोज रखी जाती है तो उसका डिल्यूशन टूट जाता है। वो एक्सेप्ट करता है कि उसकी अपनी वाइफ को मारा था उसने ही, और वो सच को याद करके पेंटिंग स्पेल में चला जाता है। अगली सुबह सन ब्राइट होता है। एंड्रयू और डॉक्टर सीहैन स्टेप्स पर बैठा हुआ है। डॉक्टर कॉले दूर से देख रहे हैं कि क्या थेरेपी काम आई। डॉक्टर सीहैन एंड्रयू से बात शुरू करता है।
एंड्रयू मुड़कर कहता है, वी गॉट टू गेट ऑफ दिस आइलैंड, चक समथिंग बैड इज हैपनिंग हियर। चक, हमें यहाँ से चले जाना है इस आइलैंड से, कुछ बहुत ही खराब हो रहा है यहाँ पे। डॉक्टर सिहन उदास होकर डॉक्टर कॉली को इशारा करता है, जिसकी वजह से डॉक्टर और ऑर्डर लाइन सर्जिकल टूल्स, लैबोरेटरी इक्विपमेंट लेकर एंड्रयू की तरफ बढ़ने लगते हैं। कॉली को लगता है कि एंड्रयू दोबारा अपने डिल्यूशन टेडी में चला गया है, लेकिन तभी एंड्रयू वो हिस्टोरिक लाइन बोलता है जो पूरी फिल्म का पर्सपेक्टिव बदल देती है। क्या मॉन्स्टर बनकर जीना ज्यादा बुरा है या एक अच्छा इंसान बनके मरना? इस लाइन को बोलने के बाद एंड्रयू बिना किसी डर के शांति से उन ऑर्डरलीज के साथ चला जाता है। इस एंडिंग का असली मतलब क्या है? एंड्रयू रिग्रेशन का नाटक कर रहा है। वो एक्चुअली क्योर्ड हो चुका था, उसको सब याद आ गया था, लेकिन उसके पास दो चॉइसेस थे। ऑप्शन ए, एक मॉन्स्टर की तरह जीना, ये याद रखते हुए उसकी वाइफ ने उसके बच्चे को मारा और उसने अपनी वाइफ को मारा। ये अनबियरेबल गिल्ट के साथ जीना उसके लिए मौत से बुरा था। ऑप्शन बी, एक गुड मैन की तरह मरना, लैबोरेटरी करवाकर अपना दिमाग ब्लैंक कर लेना, ताकि वो अपने दिमाग में हमेशा के लिए एक हीरो यूएस मार्शल टेडी डेनियल्स बनकर रह सके। एंड्रयू ने ऑप्शन बी चुना। वो अपनी मर्जी से लैबोरेटरी के लिए गया ताकि वो अपने गिल्ट से आज़ाद हो सके। मार्टिन स्कॉर्सेज़े की ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल पजल है जो गिल्ट, ग्रीफ और ह्यूमन माइंड के डिफेंस मैकेनिज्म को डीपली एक्सप्लोर करती है। आपको क्या लगता है, क्या एंड्रयू ने लैबोरेटरी चुनकर सही किया या उससे गिल्ट के साथ जीना चाहिए था? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये डीप ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।